हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस डे। यहाँ पर आपको क्लास 9 और 10 की वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर देखना है, इन सारी वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पर जाकर आप सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सो डियर स्टूडेंट, पहला हमारा टॉपिक यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या होता है कि जो फोर्स, ठीक है, जो फोर्स अर्थ लगाती है ना किसी पर ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए, उसे हम एक बार पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, पहला क्वेश्चन है, will the velocity of the stone thrown vertically upward remain constant or will it change with the time? यानी अगर कोई चीज अगर हमने वर्टिकल अगर फेंक दी है, वर्टिकल अपवर्ड अगर हमने फेंक दी है, तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? ठीक है, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्या वेलोसिटी चेंज होगी? आपको क्या लगता है क्या होगी? तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट तो नहीं रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ इट विल चेंज, ये किस तरह से चेंज होगी, यानी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो देखो कि जब भी कोई चीज हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, एक डाउनवर्ड फोर्स, मतलब जो अर्थ जो फोर्स लगाती है ना इस ऑब्जेक्ट पर, उसे हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ हमेशा खींचता रहता है। तो इसके वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, लेस बन जाएगी। ठीक है, तो इतना चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। Why does the stone move up? Why doesn't the stone move up all the time? यहाँ पर कहा गया है कि ये स्टोन हमेशा के लिए ऊपर क्यों नहीं चला जाएगा, कुछ समय बाद ये नीचे आ जाता है। तो सुनो, कोई भी चीज हम जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा, उसी तरीके से उस पर एक कॉन्स्टेंटली एक ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट होता है। उसके वजह से उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, ये कम होती जाती है, लेस होती जाती है। ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन हाइट, दैट वेलोसिटी बिकम अ जीरो। वो वेलोसिटी जीरो बन जाएगी। अब जब वो वेलोसिटी जीरो बन जाएगी, तो ये ऑब्जेक्ट फिर से नीचे आना शुरू कर देगा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये सारा इसके पीछे का कह सकते हैं एक रीजन था। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो कुछ समय बाद वो नीचे आती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आपको तो पता है कि हर दो चीज में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, वही फोर्स उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। चलो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, आप सभी को एक पता है कि एवरी अर्थ अट्रैक्ट द एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी आपको पता है कि अर्थ क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ खींचता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब आप एक चीज पता होगी, जो अर्थ का हमारे जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, यानी जो मास एक्ट होता है, वो होता है हमारे अर्थ के सेंटर पर। जो सेंटर ऑफ मास होता है हमारे अर्थ का, विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जो पृथ्वी का जो सेंटर ऑफ मास है, वो पृथ्वी के सेंटर पर है, सो दैट्स व्हाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसके वजह से जो फोर्स लगता है ना, वो हमेशा ही उस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के सेंटर की तरफ खींचता है। ठीक है, और इस फोर्स के वजह से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो नीचे मतलब डाउनवर्ड
ऑन द अर्थ वो गिरता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो जब उसकी वेलोसिटी कम होती है, जीरो बनती है, तो वो हमेशा ही पृथ्वी के सेंटर की तरफ खींचा जाता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द gravitational force which is act toward the center of the earth, because earth center of mass is situated at the center। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैंने सारी चीज आपको बता दी है। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया है, सिमिलरली देखिए व्हेन वी थ्रोन अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो क्या होता है, तो फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूस इट्स वेलोसिटी। यानी जब भी हम कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है और उसे उसे हमेशा ही पुल करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसके वजह से उसकी जो वेलोसिटी होती है यह डिक्रीज होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी बिकम अ जीरो आफ्टर द व्हील। यानी ये फोर्स जो होता है ना वो कंटिन्यूअसली उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट होता है, विच इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके वजह से जो वेलोसिटी होती है वो बन जाती है जीरो, और उसके वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस to be exerted and the stone start to moving vertically downward toward the center of the earth under the its influence, और उसके वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू कर देता है, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो हमें एक चीज पता है, क्या पता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हमें एक पता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द एवरी अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड द इटसेल्फ, एक दूसरे की तरफ ये ऑब्जेक्ट हमेशा खींचते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे एप्पल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए ये है एप्पल, ये है हमारी अर्थ, नॉट एप्पल, कंसीडर इट इज अर्थ, ये हमारी अर्थ है और इस पर मान लीजिए एक एप्पल है इस तरीके से। अब हम क्या कहते हैं, हमें इस लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फोर्स है ना इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब क्या है, ये जो एप्पल है ना इस अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है और ये जो अर्थ है ना इस एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। यानी दोनों ही ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना ये वाला, ये ऑब्जेक्ट मतलब एप्पल की बात कर रहे हैं हमने, ये एप्पल क्या हो जाएगा, टूट कर अर्थ पर गिर जाएगा, ठीक है, टूटकर अर्थ पर गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने कभी देखा है कि हमेशा ही ये एप्पल ही अर्थ पर गिरता है, कभी ये अर्थ एप्पल पे गिरी है क्या, ऐसा कभी आपने देखा है क्या, नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है, बिकॉज ऑफ द मास डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द मास डिफरेंस, बिकॉज ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे ना, एप्पल और ये अर्थ, अगर इन दोनों का अगर मास कंपेयर करें आप, एप्पल का मास कितना होगा, कितना होगा, 50 ग्राम, हो सकता है 100 ग्राम, बस इससे ज्यादा नहीं होगा एप्पल का मास, ठीक है। लेकिन अर्थ का मास कितना ज्यादा है, तो बात करते हैं उस फोर्स की, जो फोर्स है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या करेगा, अर्थ पर तो वो अप्लाइड हो रहा है लेकिन उसका इफेक्ट इस पर नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है। लेकिन एप्पल होता है कितना है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, सो इसके वजह से इजीली हम इस पर उसका इफेक्ट देख सकते हैं और ये एप्पल पृथ्वी पर आके गिरता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि ऐसा क्यों होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मून के बारे में। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि एप्पल और अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, किसके बीच में, अर्थ और मून के बीच में, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जिस तरीके से एप्पल पृथ्वी पे गिरता है तो क्या मून भी पृथ्वी पर गिरता है क्या, मून तो नहीं गिरता। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट, इसके पीछे का रीजन क्या होगा, ठीक है। उस तरीके से आपने देखा होगा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो क्यों नहीं गिरते अर्थ पर, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है तो वेलोसिटी ऑफ दैट मून और दैट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यानी जो मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, इनके पास एक वेलोसिटी होती है और इस वेलोसिटी की वजह से वो उस ऑर्बिट में स्टेबल बनते हैं, ठीक है। अगर मून के पास या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के पास अगर वो वेलोसिटी नहीं होती, ठीक है, तो ये क्या होती, ये भी मून होता, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता, ये भी अर्थ पर गिर जाते हैं। बट दे हैव द क्रिटिकल वेलोसिटी, उनके पास एक वेलोसिटी है
सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। सो ये रीजन है उसके पीछे का। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है। अर्थ का मतलब होता है हमारी अर्थ, ग्रेविटेशनल का मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो भी एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर एक्सेलरेशन क्या होता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द rate of change of velocity with respect to the time, that is nothing but the acceleration। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। यानी ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये क्रिएट हो रहा है, ये गेन हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, गेन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, उसे हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं असल में होता क्या है। देखो, अर्थ एक्सर्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट नियर इट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी के आसपास है उस पर क्या करता है हमारे अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। अब एक चीज आपको पता है, जब फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो उसके वजह से वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा। क्यों होगा, देखो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो एज अ रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके एक्सेलरेशन में होता है। यानी उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसके वजह से जो भी एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं, इसे क्या करते हैं हम स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। और ये एक्सेलरेशन है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पर एज वेल एज डायरेक्शन पर, ठीक है। अब देखिए जो फोर्स लग रहा है, मतलब जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो उसके वजह से जो भी एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी थी, ये इंपॉर्टेंट चीजें होगी। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। चलो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं स्मॉल जी की वैल्यू। यहाँ पर देखो हेडिंग क्या है हमारी, द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी। चलिए आपको एक चीज तो पता है, ठीक है। अब जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का यूज यहाँ पर करना होगा। चलिए यहाँ पर यूज करते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, F इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है मास ऑफ द अर्थ, ये है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जहां पर उसका हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये हो गया। अब फोर्स, जनरली फोर्स को क्या हम कहते हैं, फोर्स इज नथिंग बट द m इंटू जी, कहते हैं ना फोर्स इज नथिंग बट द m इंटू जी। चलो दोनों को कंपेयर करो एक दूसरे से। सो m जी इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो एम कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो आप, तो ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो दैट्स व्हाई आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम अर्थ के सरफेस पे फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम क्या लेंगे, कैपिटल आर लेंगे। कैपिटल आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो चलो, तो अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर दो, वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। पृथ्वी का मास कितना है हमारे अर्थ का, दैट इज 6 इंटू 10⁻24, ठीक है। अब रेडियस कितना है अर्थ का, 6.4 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। अब ये देखो ये एवरेज है, ठीक है। पोल पर अलग वैल्यू होती है जी की और इक्वेटर पर अलग होती है, लेकिन हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज कितना है 9.77 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको चीजें यहाँ पर ध्यान पर थोड़ी देनी होगी। देखो, द एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास and radius of the earth, so that the acceleration due to gravity at the given point on the earth is same for all the object. It does not depend on the properties of the object. देखो, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, ये क्या है, ये डिपेंड होती है अर्थ के मास पर और अर्थ के रेडियस पर। ठीक है, तो अर्थ का मास और रेडियस तो ये हर जगह सेम होगा हमारे अर्थ पर, हमारे अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, तो ये वैल्यू अर्थ के सरफेस पर कांस्टेंट रहेगी, थोड़ा सा चेंज होगी लेकिन कह सकते हैं कि इक्वली होगी, पॉइंट में चेंज होगी लेकिन कह सकते हैं इक्वली होगी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास पर या फिर ऑब्जेक्ट के रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है अर्थ के रेडियस पर और मास पर। ठीक है, तो सभी ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या होगा, ये वैल्यू सेम रहने वाली है। ठीक है, भले ही उसका मास कितना हो या फिर कम हो, इस पर ये डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर कितनी होती है और पोल पर कितनी होती है। ठीक है, ये किस तरह से चेंज होती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो जरूर कमेंट करिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ढेर सारे सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाकर भी आप हमें क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस सेशन।